मेरा नाम हमीदा है और मेरी उम्र इस वक्त 90 साल के आसपास है। हाँ, ये सच है कि मैंने एक बहुत लंबी उम्र पाई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मेरे सामने कई दौर आए और चले गए। मैंने दो दो पीढ़ियों को जवान होते हुए देखा है और उन्हें बूढ़ा होते हुए भी देख रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही अनहोनी घटना घटी थी जिसके बारे में सोचकर इस उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे वह वाकया नाकाबिले यकीन लगता है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि जो कुछ भी मैंने देखा था क्या वह वाकई में सच था या मेरी आंखों का वहम था। पर मैं जानती हूँ कि नहीं, जो कुछ भी मैंने देखा था और जो कुछ भी मेरे साथ घटा था वह मेरा वहम नहीं, हकीकत थी। आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपनी आधी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी और आधी जिंदगी बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम में भी गुजारी। मैं अपनी उम्र का आखिरी पड़ाव भी अपनी ही शानदार हवेली में गुजार रही हूँ। मेरी देख रेख करने के लिए मेरे पोते और पोतियां भी मौजूद हैं और बहुत सारे नौकर चाकर भी मौजूद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि किसी ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे हालात भी कुछ इस तरह थे कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता था। मेरा जन्म भारत के आज़ाद होने से 25 या 26 साल पहले हुआ था। मेरे पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे। वे मजदूरी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से हमारे घर का गुजारा चल पाता था और मेरी माँ दाई का काम किया करती थी। उस जमाने में बच्चे ज़्यादातर घरों में ही पैदा होते थे। उस वक्त बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भारत में हर जगह नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तब ये मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था और ना ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। मैं पंजाब की रहने वाली थी। बहुत बार ऐसा भी होता था कि जब कभी भी मेरी माँ बीमार होती थी तो मोहल्ले के लोग अपने बच्चों की पैदाइश के दौरान मुझे बुलाकर ले जाते थे। सच तो ये था कि मैंने अपनी माँ की जगह ले ली थी। मोहल्ले वाले और आस पड़ोस के लोगों का मानना था कि मेरे हाथों में एक शिफा है और होता भी कुछ ऐसा ही था। जब भी मैं किसी दर्द से तड़पती हुई औरत के पास जाती, मेरे जाते ही बच्चा तुरंत पैदा हो जाता था। मोहल्ले वाले अक्सर यही कहा करते थे कि ऊपर वाले ने तेरे हाथों में शिफा रखी है और वो मुझे इसके बदले में कुछ पैसे, खाना या कपड़ा देते थे। इस तरह से मेरी माँ को मुझसे बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया था। कुछ वक्त के बाद मेरे ही मोहल्ले में एक लड़के से मेरी शादी करा दी गई। मुश्किल से मेरी शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेरी माँ चल बसी और उनके गम में मेरे बाबा भी चल बसे। मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा गरीब था। वो भी मजदूरी ही किया करता था। उससे मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही सालों के बाद मेरा शौहर भी चल बसा। मुझे याद है उस वक्त मेरी बेटी की उम्र 7 साल थी और मेरे बेटे की उम्र 9 साल थी। मोहल्ले के लोग अभी भी मुझे अपने बच्चों की पैदाइश के दौरान बुलाकर ले जाते थे और इसी से मेरा गुजर बसर चल रहा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। किसी न किसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा था और कुछ सालों के बाद एक अजीब घटना मेरे साथ हुई। उस वक्त मेरी बेटी की उम्र 16 साल और बेटे की उम्र 19 साल थी। मैं 45 की उम्र तक पहुंच गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, हिंदुस्तान तब आज़ाद हो चुका था और मुल्क का बंटवारा भी हो चुका था। हुआ था ये कि मैं उस वक्त अपने पड़ोस के घर किसी काम से गई थी और उस वक्त मेरी सहेली अलीशा भी मेरे साथ थी। जिस घर में मैं गई थी वहाँ पर बच्चा होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। जब मैं और अलीशा उस घर से बाहर निकले तभी अचानक मेरी नज़र गली में एक बहुत मोटी काली बिल्ली पर गई। वो बहुत धीरे धीरे चलती हुई सड़क पर चल रही थी। मैं उस बिल्ली को बहुत गौर से देखने लगी। मेरे बहुत गौर से देखने पर मेरी सहेली अलीशा ने मुझसे कहा, क्या देख रही है हमीदा? कहीं तू ये तो नहीं सोच रही कि ये बिल्ली रास्ता काट रही है? इस रास्ते से अब घर जाऊं या नहीं? मैं उसकी बात पर हंसने लगी और मैंने हंसते हुए अपनी दोस्त अलीशा की तरफ देखकर कहा, नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। भला बिल्ली के रास्ता काटने से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? क्या बिल्ली को रास्ते पर चलने का कोई हक नहीं? मैं तो कुछ और देख रही थी। वही तो मैं तुझसे पूछना चाह रही हूँ हमीदा, तू इतनी गौर से बिल्ली की तरफ क्यों देख रही थी? क्या इसीलिए कि वह बिल्ली बिल्कुल काले रंग की है? हमीदा जवाब देती है, तूने गौर नहीं किया अलीशा, वो बिल्ली पेट से है, वो देख। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इसका बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। अलीशा कहती है, तो तू कहना क्या चाहती है? अब तू इंसानों के अलावा जानवरों की भी डिलीवरी करवाएगी? मैं अपनी दोस्त अलीशा की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से उस वक्त हंसने लगी। फिर मैंने अपनी दोस्त अलीशा की तरफ देखकर बहुत गंभीर लहजे में कहा, पता नहीं क्यों मुझे इस बिल्ली को देखकर काफ़ी कुछ अपनापन महसूस हो रहा है। कसम से अगर ये बिल्ली मेरी पालतू होती
तो मेरी बात का यकीन मान अलीशा, मैं इसकी डिलीवरी अपने हाथों से करवाती। अलीशा बोली, जब तुझे इतना तजुर्बा है तो कम से कम तो फिर मुझे ये बता कि इस बिल्ली के पेट में कितने बच्चे हैं। हालांकि उस वक्त अलीशा ने बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात कही थी, लेकिन मेरे लिए उसकी ये बात बेवकूफ़ी वाली नहीं थी, क्योंकि मैं पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, जो औरतों को देखकर बता दिया करती थी कि इसके पेट में एक बच्चा है या दो। अलीशा की बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गई। सच तो ये था कि वह बिल्ली अभी भी मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। और इसी बीच एक और वाकया मेरे साथ हुआ। वह बिल्ली जो रास्ते से दूसरी तरफ जा रही थी, अचानक वह जाते जाते रुक गई और पलटकर मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगी। पता नहीं मुझे उसके ऐसे देखने पर मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जैसे मैं और अलीशा जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्ली हम लोगों की बातों को समझ रही है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद मुझे अपनी बेवकूफ़ी वाली सोच पर हंसी आ गई। ये मैं क्या सोच रही थी कि अचानक अलीशा की आवाज़ फिर से मेरे कानों में टकराई। तूने बताया नहीं इस बिल्ली के पेट में कितने बच्चे होंगे। वह अभी मेरी तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बिल्ली को बहुत गौर से देखने के बाद मैंने अलीशा की तरफ देखकर कहा, मेरा दावा है कि इसके पेट में कम से कम 3 बच्चे हैं। इसकी चाल तो यही बता रही है। मेरा इतना कहना ही था कि अलीशा जोर जोर से हंसने लगी। तेरे दावे की सच्चाई कैसे पता लगेगी हमीदा? हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर हमें ये पता लग जाए ये बिल्ली कहाँ रहती है। अलीशा की बात पर मैंने हंसते हुए अलीशा की तरफ देखकर कहा, तो अब तू ये कहना चाहती है कि मैं ये पता लगाऊं कि ये बिल्ली इस मोहल्ले में कहाँ पर रहती है? अलीशा बोलती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। दरअसल पता नहीं क्यों मुझे तेरी आंखों में उस बिल्ली के प्रति हमदर्दी और हसरत नजर आ रही है। तेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो तू इस बिल्ली को अपने घर ले जाकर इसकी डिलीवरी करवा दे। हमीदा बोलती है, बात तो सही है अलीशा, काश इस बिल्ली की डिलीवरी मेरे ही हाथों होती। इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगी और बात यहीं रफा दफा हो गई। ये कहते हुए मैं अपने घर की तरफ चल दी और अलीशा अपने घर की तरफ, और उस काली बिल्ली ने अपना रास्ता पकड़ लिया जहाँ पर वह जा रही थी। इस बात को कुछ दिन बीत गए। मुझे याद है वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई सर्दियों की रात। उस साल सर्दी ने बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सूरज बहुत दिनों से नहीं निकला था और सर्दी अपने चरम सीमा पर थी और वहाँ सूरज ना निकलने का 10वां दिन था। आधी रात का वक्त था। मैं कंबल ओढ़े हुए गहरी नींद में सो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई बहुत जोरों से दरवाजा खटखटा रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी और मेरी नींद भी बहुत ज्यादा गहरी थी। गरीबी का आलम था और मेरे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, वो भी कच्चे थे। जिस कमरे में मैं लेटी हुई थी ठीक मेरे बगल में मेरी बेटी लेटी हुई थी और मेरा बेटा दूसरे कमरे में लेटा हुआ सो रहा था। इतनी रात में मैंने अपनी बेटी को उठाना मुनासिब नहीं समझा और मैंने वहीं से लेटे लेटे अपने बेटे को आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा बेटा तुरंत उठकर मेरे पास आ गया और आंखें मसलते हुए उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है? इतनी रात में क्यों आवाज़ लगा रही हो? तो मैंने कहा, अरे बेटा, इतनी देर से कोई दरवाज़ा पीट रहा है, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तो उसने जवाब दिया, हाँ मुझे लगा तो था जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैंने कहा, जाकर देखना कि इतनी रात में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। मुझे दरवाज़ा खटखटाने पर कोई ज़्यादा हैरत नहीं हुई। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता था। मोहल्ले के बहुत से लोग मुझे आधी रात के वक्त भी उठाकर ले जाते थे। लोग अक्सर आधी रात के वक्त भी मेरे घर पर आया जाया करते थे। कभी भी किसी औरत की डिलीवरी होती या उसे कोई परेशानी होती तो सबको हमेशा हमीदा ही याद आती। अब मेरा बेटा जवान हो रहा था। उसे आधी रात में मेरा कहीं पर जाना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा इस बात पर मुझसे झगड़ा करता था और वह यही बात कहता कि अम्मा, अब तो आधी रात में मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मोहल्ले वालों से साफ साफ कह दो कि मैं आधी रात में नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें काम हो तो हमें दिन में बुला लिया करो। और मैं उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती और उसे अक्सर कहती, तू अभी नादान है बेटा, औरत की परेशानियों को नहीं समझता। बड़ा औरत के हाथ में ये चीज़ नहीं होती। इंसान का वजूद कब इस दुनिया में आना है, इस बात का फैसला ऊपर वाला करता है। मेरा फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना और फिर मेरी रोजी रोटी का जरिया भी तो ऊपर वाले ने यही बनाया है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा चुप हो जाता और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे बेटे के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा झलक रहा था। दरवाजे पर जो कोई भी व्यक्ति था, मेरे बेटे को उसका आधी रात में आना पसंद नहीं आया था। वो गुस्से में ही दरवाज़ा खोलने के लिए गया था। मैं चारपाई पर लेटी हुई अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर जब कुछ देर तक मेरा बेटा नहीं आया तो मुझे फिक्र हो गई। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई और कंबल ओढ़कर दरवाजे की तरफ खुद ही चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा
कि मेरा बेटा किसी से बहस कर रहा था। मैं अपने बेटे के अल्फाजों को साफ साफ सुन सकती थी। वो बोल रहा था, देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि आप सुबह आइए, इस वक्त आधी रात हो चुकी है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मेरी माँ सो रही है और मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता। तो वह व्यक्ति जवाब देता है, देखो नौजवान, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी माँ का मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। इतने में मैं अपने बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा दरवाजे के बाहर एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था, जिसका कद कम से कम 6 फीट लंबा होगा और उसके घुंघराले बाल थे। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 से 26 वर्ष के आसपास होगी और वह सफेद रंग का बारीक कुर्ता पहना हुआ था। मगर मेरे लिए सबसे हैरत की बात यह थी कि इस कपा देने वाली ठंड में उसने कुर्ते के ऊपर स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहन रखा था। मेरी निगाह जैसे ही उस नौजवान से मिली तो उस नौजवान ने मेरी तरफ गुस्से के आलम में देखकर कहा, क्या आपका नाम ही हमीदा बेगम है? मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। हाँ, मेरा नाम ही हमीदा बेगम है। क्या ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। तो इसे थोड़ा तमीज सिखाइए। मैं इतनी देर से इससे इल्तिजा भरे लहजे में कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, मगर ये मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा। मैंने देखा वो नौजवान बोलते बोलते बहुत गुस्से की हालत में आ गया था और ये भी सच था कि उस नौजवान की बात सुनकर मुझे भी अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से की हालत में अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि हर मामले में अपनी टांग मत अड़ाया कर, तेरी समझ में क्यों नहीं आती? कोई आदमी आधी रात को मेरे घर पर आया है तो ज़रूर कोई ना कोई परेशानी लेकर आया होगा। मुझे गुस्से में देखकर मेरे बेटे ने निगाह नीची कर ली और उसके चेहरे पर फिक्र जाहिर हो गई और उसने फिक्र भरे लहजे में कहा, अम्मा, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। आधी रात का वक्त है और ये मुझे इस मोहल्ले के भी नहीं लगते। मैंने इनसे जब पूछा कि आप कहाँ से आए हो तो इन्होंने मुझे यही कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। अब आप ही बताओ अम्मा, मैं अकेले आपको इनके साथ कैसे जाने दूँ? खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो, कहीं ये डाकू हुए तो। मुझे अपने बेटे की बात सुनकर हंसी आ गई और मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, हम गरीबों के पास लूटने के लिए आखिर क्या मिलेगा? तो फिक्र मत कर, जाकर सो जा। फिर मैंने उस नौजवान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हारून है अम्मा, और मेरी बीवी इस वक्त दर्द से तड़प रही है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने सुना है कि ऊपर वाले ने आपके हाथ में शिफा रखी है, इसीलिए मैं बहुत दूर से इतनी रात में आपके पास यहाँ मदद के लिए आया हूँ। मेरी बीवी दर्द से बेहाल है। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसके बाद सही सलामत आपको अपने घर तक भिजवा दूंगा। वैसे मैं अपने किसी नौकर को यहाँ भेजता, लेकिन मुझे नौकर का यहाँ पर भेजना सही नहीं लगा। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर खुद आना चाहिए। पता नहीं उस नौजवान की बातों में ऐसा क्या असर था कि मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकी। और वैसे भी मेरे दरवाजे पर कोई भी आता था तो मैं उसे कभी मना नहीं करती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ देखा और कहा, ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के अंदर चली गई और मैंने एक मोटा सा कंबल ओढ़ लिया क्योंकि इस वक्त हवा भी बहुत ज़्यादा तेज थी, और कुछ ज़रूरी सामान अपने झोले में भर लिया, वो सामान जो ज़्यादातर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करती थी। कुछ देर के बाद मैं तैयार होकर बाहर आ गई और मैंने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, दरवाज़ा ठीक से बंद कर देना बेटा, बेटी अकेली है। अगर मुझे आने में सुबह हो जाए या ज़्यादा वक्त हो जाए तब तक तुम घर से बाहर मत जाना। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया और वह चुपचाप घर के अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैंने उस नौजवान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? उस नौजवान ने जवाब दिया, बस इस बस्ती से दूर रेलवे स्टेशन के सामने वाले रास्ते पर ही मेरी बस्ती पड़ती है। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मेरे सोचने के अंदाज पर उस नौजवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हो? मैंने जवाब दिया, यही कि आज तक मैंने तो रेलवे स्टेशन के सामने ऐसी किसी भी बस्ती या मोहल्ले का नाम नहीं सुना। तो नौजवान जवाब देता है, अम्मा, पंजाब बहुत बड़ा है और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो मोहल्ला कोई बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। मुश्किल से थोड़े बहुत ही परिवार रहते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए अम्मा, मुझे अपनी बीवी की फिक्र हो रही है, अब जल्दी चलिए। इतना कहकर वह नौजवान सड़क पर चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगी। थोड़ी सी देर के बाद मैं अपने मोहल्ले से बहुत ज़्यादा दूर निकल आई। मैं उस नौजवान के पीछे पीछे ही चल रही थी और वो नौजवान तेज तेज कदमों से चल रहा था। मुझे चलते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया था। अब मैंने देखा कि मैं जिस बस्ती में रहती थी वह बस्ती भी ख़त्म हो गई थी। रेलवे स्टेशन अब बिल्कुल नज़दीक आ गया था। वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था क्योंकि मैं एक गांव की रहने वाली थी और गांव में 50 या 60 साल पहले इसी तरह के रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। ये तो आप लोग भी समझ ही सकते होंगे।
थोड़ी देर के बाद रेलवे स्टेशन भी पार हो गया और अब उस नौजवान ने अपना रुख एक सुनसान जगह की ओर कर लिया। अब वो नौजवान एक ऐसे रास्ते पर चलने लगा जहां पर दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। पता नहीं क्यों अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। मैंने महसूस किया कि मुझे चलते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया था। चलते हुए मैंने आखिरकार उस नौजवान से पूछ ही लिया, ये कौन सा रास्ता है? यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई मोहल्ला या बस्ती का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा और ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। मेरी बात सुनकर उस नौजवान ने चलते हुए ही जवाब दिया, आप फिक्र न करें अम्मा, बस कुछ ही देर में मेरा घर आ जाएगा। इस बार मुझे उस नौजवान की आवाज़ में कुछ तब्दीली सी महसूस हुई, मगर मैंने उस वक्त उससे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। सच तो ये था कि चलते चलते अब मेरे पैर जवाब देने लगे थे। मैं कितनी ही दूर आ गई थी मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं तो बस उस रास्ते को बहुत गौर से देखती हुई आ रही थी, वो भी ये सोचकर कि कहीं बाद में इस नौजवान ने मुझे मेरे घर तक छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मैं अकेली कहाँ भटकती फिरूंगी। गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवा लेती। चलते चलते सड़क खत्म हो गई थी। अब हम लोग कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर इस नौजवान का घर कहाँ है। फिर अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ, मैं किसी गलत नौजवान के साथ तो नहीं आ गई। मेरे चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। मैंने उस नौजवान से चलते हुए फिर दोबारा पूछा, आखिर कितनी दूर है तुम्हारा घर? मुझे तो यहाँ पर कोई भी आसपास बस्ती या कोई चिंतक दिखाई नहीं दे रहा। तो वो नौजवान बोलता है, अरे अम्मा सामने देखो, क्या तुम्हें रोशनी नजर नहीं आ रही? जैसे ही उस नौजवान ने मुझे कहा कि अचानक मेरी निगाह एक मैदान की तरफ पड़ी जहाँ पर थोड़े बहुत कच्चे मकान बने हुए थे और उन मकानों के अंदर से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मैं हैरत से सब नज़ारे को देखने लगी क्योंकि मुझे याद था कुछ देर पहले जब मैंने सामने की ओर देखा था तो वहाँ पर मुझे सिर्फ एक सपाट मैदान ही नजर आया था। लेकिन मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटका दिया, ये सोचकर कि हो सकता है कि पहले मैं ना देख पाई हूँ। रात का समय था और मेरे पैर भी अब दुखने लगे थे। बहरहाल उस रोशनी को देखकर मेरे दिल में ठंडक का एहसास हुआ और जो कुछ भी डर की भावना मेरे अंदर थी वो बहुत कम हो गई। थोड़ी ही देर के बाद मैं उस नौजवान के पीछे चलती हुई उस बस्ती के अंदर प्रवेश कर गई। मैंने उस बस्ती को बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से देखा क्योंकि सच तो ये था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पंजाब में ही बिताई थी, मगर इस बस्ती का जिक्र मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने फिर उस नौजवान से पूछा, तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है? मगर मेरी इस बात पर वो नौजवान खामोशी रहा और चुपचाप पैदल चलता रहा। उससे दोबारा पूछने ही वाली थी कि पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ। अब मेरी उस नौजवान से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उस नौजवान का रुख एक घर की तरफ हो लिया। मैंने देखा बाहर से देखने में वह घर और घरों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा और अच्छा बना हुआ मालूम पड़ रहा था। उस नौजवान ने उस घर का दरवाजा खोल दिया और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहा, परेशान मत हो अम्मा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वह घर के अंदर चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। मगर जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। बाहर से देखने में वह घर बहुत ही ज्यादा मामूली मालूम पड़ रहा था और बाहर से देखने में वह इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा था। मगर घर के अंदर जाते ही मेरी हैरत का विषय ये था कि अंदर से वह घर बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, अगर साफ अल्फाजों में बयां करूं तो अंदर से वह मुझे किसी महल की तरह खूबसूरत और बड़ा लग रहा था। और मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि हमेशा लगता है तू गलत जगह पर आकर फंस गई है। और ये ख्याल आते ही मेरे खून में डर की लहरें बुरी तरह से दौड़ गईं और कपा देने वाली ठंड में मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ऊपर काबू किए हुए उस नौजवान के पीछे पीछे चल रही थी। दरअसल घर के अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गलियारा था जो कि अक्सर महलों में होता है और वह नौजवान उन्हीं गलियारों के रास्ते बढ़ते हुए आगे चल रहा था जिसके आसपास बेशुमार कमरे बने हुए थे और नीचे उस जमाने का बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और मुझे चलते चलते एक बात अचानक से याद आई और मैं सोचने लगी कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। जब ये नौजवान मेरे घर पर आया था तो सिर्फ बहुत हल्के कपड़े का कुर्ता पहन रखा था, जबकि इस वक्त कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मेरे कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी से बुरा हाल है, मगर इस नौजवान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दी क्या होती है ये इस बात को जानता ही नहीं। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था तभी उस नौजवान के कदम एक बहुत बड़े कमरे के करीब आकर रुक गए और उसने उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहा, आइए अम्मा जी,
मेरी बीवी इसी कमरे में है। इतना कहकर वह उस कमरे के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे मैं भी उस कमरे के अंदर चली गई। मैं कमरे को हैरत से फटी फटी आंखों से देख रही थी। दरअसल वो कमरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हॉल था। मैंने देखा कि उस कमरे में बेशकीमती पर्दे लटक रहे थे। उस कमरे की जमीन पर बेहतरीन कालीन बिछी हुई थी और एक बहुत ही लंबा चौड़ा उस जमाने का सबसे कीमती बेड बिछा हुआ था, जहाँ पर एक औरत आंखें बंद किए हुए दर्द से हल्का हल्का करहा रही थी और उसने बहुत महंगा कंबल ओढ़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे और कुछ लोग उस कमरे में बैठे हुए मुझे घूर रहे थे। पता नहीं क्यों उनके घूरने के अंदाज से मुझे बहुत ज्यादा दहशत महसूस हुई। फिर उस नौजवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, आइए अम्मा, आप इधर आ जाइए। उस नौजवान के इतना कहते ही उस बेड के इर्द गिर्द जो कोई भी लोग बैठे हुए थे उठकर अचानक खड़े हो गए और बाहर की तरफ चले गए। उस नौजवान ने फिर मेरी तरफ इशारा किया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उस औरत के पास आकर बैठ गई जो आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। जैसे ही मैं उसके पास आकर बैठी, उस औरत ने अपनी आंखें खोल दी और रहस्यमयी अंदाज में मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो जबरदस्ती की थी, क्योंकि मैं एक तजुर्बेकार दाई थी। उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द छुपा हुआ था जो कि बच्चे की पैदाइश से पहले औरत को अक्सर होता है। मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि इस तकलीफ में औरत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। दर्द उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, मगर इस औरत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इसे अंदर से इतनी तकलीफ है, मगर ये फिर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने देखा कि वो बेतहाशा खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती बयां नहीं कर सकती, बस अपनी भाषा में इतना समझा सकती हूँ कि इस तरह की खूबसूरती के बारे में मैंने सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि राजकुमारियाँ इतनी खूबसूरत होती थी। उस औरत को देखकर मुझे एक पल के लिए यही लगा कि जो मेरे अपने बड़े बुजुर्गों से मैं राजकुमारियों की खूबसूरती के चर्चे सुनती थी, वह राजकुमारी इसी औरत की तरह ही होती होगी। मैंने अपने तजुर्बे से यही अंदाज़ा लगा लिया था कि बच्चा पैदा होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। अब मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई और मैंने उसके शौहर की तरफ देखकर कहा, जो कि मुझे यहाँ तक लाया था, कुछ औरतों को छोड़कर सभी लोग इस कमरे से बाहर जाने के लिए कहो। और मैंने उससे कुछ और ज़रूरी सामान मंगवाया। कुछ ही देर के बाद मेरी ज़रूरत के सारे सामान वहाँ पर मौजूद थे और उस कमरे में अब भीड़ कम रह गई थी। अब उस कमरे में सिर्फ मैं और 3-4 औरतें ही मौजूद थी। अब उस औरत के चेहरे पर दर्द की तकलीफ झलकने लगी थी। मैंने अपना काम जारी रखा। कुछ ही देर बाद उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद भी वे औरत दर्द से चीखने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने एक और लड़के को जन्म दिया और फिर चंद लम्हों के बाद उस औरत ने एक और लड़के को जन्म दिया। उस औरत के लगातार 3 बच्चों की पैदाइश हुई। अब उसका चेहरा पुरसुकून नजर आ रहा था। मैंने उन तीनों बच्चों को कंबल में लपेट दिया। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, ना अम्मा, इन्हें कंबल मत उड़ाओ। मैंने कहा, मतलब? मैं समझी नहीं बेटी, इस वक्त सर्दी ज़्यादा है, इन्हें कंबल में लपेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा, इन्हें सर्दी नहीं लगेगी। उस औरत ने ये अल्फाज बोले ही थे कि तभी अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और उसका शौहर तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया और वो उस औरत के चेहरे की तरफ रहस्यमयी अंदाज में देखने लगा। वह औरत भी अपने शौहर को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, तो आखिरकार आपकी हसरत पूरी हो गई। मैं उसकी बात सुनकर उस औरत की तरफ देखने लगी और मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कैसी हसरत? मेरी बात सुनकर वो औरत फिर से रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है अम्मा जी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद आ जाएगा। कुछ वक्त पहले आपने ही किसी को देखकर अपनी तमन्ना जाहिर की थी कि इसके पेट में कम से कम 3 बच्चे हैं। अगर ये इंसान होते तो इसकी डिलीवरी मैं करवाती। देखिए अम्मा जी, मैंने आपकी तमन्ना पूरी कर दी। उस औरत ने जैसे ही ये अल्फाज कहे, मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मेरी हालत उस वक्त ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। मेरे शरीर का खून एक तरह से जम सा गया था। मेरा जहन बिजली की रफ्तार से उस वाक्य की तरफ दौड़ रहा था कि एक काली बिल्ली को देखकर मैंने ये अल्फाज बोले थे। मैंने उस औरत की तरफ देखकर हकलाते हुए अल्फाज में कहा, मगर मैंने तो एक बिल्ली को देखकर ये अल्फाज कहे थे। तो वो औरत बोलती है, हैरान और परेशान मत होइए अम्मा जी, हमारी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं जानती। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो औरत थी कौन। मैंने तो ये बात एक बिल्ली के लिए बोली थी, मगर वो तो एक इंसान नजर आ रही थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो इंसान थी या कोई हैवान? वैसे ये कहानी का अगला पार्ट भी है। अगर आप इस कहानी में मुझे बहुत प्यार देते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए थे और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुनी है तो